बात यहां पर हुई आक्रांता। इतिहासकारों में भी विभेद रहा है। इतिहास जो उनको कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा था कई बार, तब उनकी उम्र 11 साल की थी। ये गलत तरीके से लिखा गया। और पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट पे चीजें लिखी गई, सूफी संत बताया गया, उसी को जियाउर रहमान बर्क लगातार कह रहे थे। जैसे संभल का ये मामला चल रहा है, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपको बता दूं कि संभल 2027 का अयोध्या है। कभी प्रधानमंत्री आके कल की धाम का उद्घाटन करते हैं, उसके शिलान्यास में आते हैं, अचानक मूर्ति निकलती है, मस्जिद विवाद होता है, उसके बाद फिर तो मूर्ति जब जामा मस्जिद पे बात होती है, उसके बाद शंकर जी की मूर्ति निकल आती है। तो क्या मूर्ति रख दी गई थी क्या? बीजेपी अगर गलत कर रही है, मैं तो खुलकर कह रहा हूं, कई मायनों पर, कई मामलों पर मैं बीजेपी का धुर विरोधी हूं, लेकिन बीजेपी क्या कुछ कह रही है। खासकर जो दलित है, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी बड़ी संख्या है और मुसलमानों की बड़ी आबादी है, तो वो उतने या तो मायावती के पास जाते थे या तो फिर अखिलेश यादव के पास जाते थे, और वहां पे जयंत चौधरी के आने से कुछ असर तो हुआ वोटों पर। एक इतिहास बताने का ये भी तरीका है, एक इतिहास बताने का ये भी तरीका कि इतिहास लिखो। सही बात। संभल में नेजा मेले पर जब से वहां के एसपी ने रोक लगाई है, मुस्लिम समुदाय को यह कहकर मना कर दिया कि जो सलार था वो एक तरीके से लुटेरा था, अत्याचारी था, आक्रांता था, उसके नाम पे कोई भी मेला नहीं लगेगा, तब से पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का एक तरीके से खेल शुरू हो गया है। सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां संभल के जो एसपी है उनके समर्थन में उतर गई है, चाहे उसके सहयोगी दल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, वो भी लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे बहराइच में एक जनसंवाद के दौरान, जब जनसभा चल रही थी, वहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो उस मेले को लगवाए, चाहे नेजा में मेला लगवाए या गाजी सरकार के ऊपर कुछ काम करे, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार रहेगी तब तक इस तरीके के किसी भी आक्रांता के नाम पर मेला नहीं लगेगा। इसी को लेकर हम अपने सहयोगी से बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी नितेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे कि आखिर में ये सब जो कुछ चल रहा है पूरे प्रदेश में, इस समय माहौल जो गरमाया हुआ है, उसका कारण क्या है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि 27 चुनाव नजदीक आ रहा है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है इस तरीके की चीजें बढ़ रही हैं, चाहे वो महाकुंभ को लेकर हो। देखा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है, भव्य है, नभ है, और उसके बाद फिर पूरा मामला घूम फिर के फिर संभल की तरफ चला गया। और फिर आज अयोध्या में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि राम मंदिर के लिए सत्ता जाए तो जाए लेकिन राम भक्ति नहीं छूटेगी। नितेश जी, कैसे देखें इस पूरे मामले को, कहां जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति? संजय जी, आपने समझा होगा, पढ़ा होगा, एक क्रिया की प्रतिक्रिया। तो मुझे तो ये राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से ये दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का जो विषय होता है ये बड़ा ही रोचक विषय होता है। अगर जब भी हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में एक चर्चा ये भी आती है कि राजनीति में इतिहास को नहीं लाना चाहिए। तो एक चीज तो ये है ना कि राजनीति बिना इतिहास के होगी कैसे? जब तक हम इतिहास में जाएंगे ही नहीं, तब तक हम राजनीति के बारे में गुरपेच कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से हमें समझ में आएगा कि आखिर किस बात को लेकर आने वाले संबंध में चर्चाएं की जानी। भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ ऐसा कहा नहीं कि हम नेजा मेला नहीं लगवाएंगे। समझिए, एक एसपी का बयान आता है। हाँ, लेकिन घूम फिर के एसपी साहब अभी मुझे उस पॉइंट पे आने दीजिए। एसपी साहब ने बयान दिया, समर्थन किसका है? सरकार का। बात यहां पर हुई आक्रांता। इतिहासकारों में भी विभेद रहा है, इतिहासकारों में भी विभेद रहा है। कभी भी किसी इतिहासकार ने यह अक्षरशः नहीं लिखा जो उन्होंने देखा। ऐसे में कई बार इतिहास के ऊपर भी देखिए सवाल उठ चुके हैं। हाँ, ये भी कहा जाता है कि तलवार की नोक पे इतिहास पर लिखा गया है। ये है पॉइंट हैं। हाँ, और ये सिद्ध पॉइंट है जिसमें कहा गया। अब बात आती है संभल पर। जैसे संभल का ये मामला चल रहा है, तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपको बता दूं कि संभल 2027 का अयोध्या है। क्या मतलब कि जिस प्रकार से 2022 में एक माहौल बनाया गया, 2027 का अयोध्या है संभल, ये आप लिख कर रख लीजिए। नहीं, बीजेपी प्रयोग कर रही है या संयोग है? सपा बैटिंग करवा रही है योगी आदित्यनाथ से। समाजवादी पार्टी एक दिन बोलना बंद कर दे, योगी आदित्यनाथ के पास कोई ऐसे विषय नहीं जिन पर वो चर्चा करके घेर सके। हम आपकी बात पे आएंगे। अभी उन्होंने एक बड़ी बात कही, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, जियाउर रहमान बर्क ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि सलार एक सूफी संत थे 11वीं शताब्दी में, और जो उनको कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा था कई बार, तब उनकी उम्र 11 साल की थी। ये गलत तरीके से लिखा गया। और पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट पे चीजें लिखी गई, सूफी संत बताया गया, उसी को जियाउर रहमान बर्क लगातार कह रहे थे। फिर अखिलेश यादव ने अपने ही सांसद को डांट कर कहा
कि आप इतिहास को मत खंगालिए, क्योंकि बीजेपी जो चाह रही है वही आप लोग कर रहे हैं, हमें उस विषय पर जाने नहीं। क्योंकि तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को भी लग गया है कि हम बीजेपी के जाल में उलझते जा रहे हैं। बालवीर कितने साल के थे जब उनकी गर्दन उड़ाई गई थी? गंभीर सवाल है संजय जी। नहीं, बिल्कुल। बालवीर कितने उम्र के थे? उस समय उन मुगल आक्रांताओं ने उन बालवीरों का चेहरा नहीं देखा था जब उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया था। और आज सपा के सांसद, सपा के नेता आकर कहते हैं कि वो सिर्फ 11 वर्ष के थे। भूल गए हैं इतिहास, उनको नहीं पता इतिहास। उनको फिर से पढ़ना चाहिए कि पुराने इतिहास में जब भी हम प्राचीन समय में जाते हैं, उस समय कम उम्र के भी जो थे वो योद्धा ही कहलाते थे। किसी की उम्र 50-60 की उम्र की नहीं होती थी। जो नए बिल्कुल नवांकुर होते थे उन्हीं के अंदर खून खौलता था। आज की और पहले की परवरिश, पहले के समय जिसको कहते हैं शरीर का बल, उसमें बड़ा अंतर होता है संजय जी। प्रमाण जो हमारे पास मौजूद हैं, उस प्रमाणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले के जो अस्त्र शस्त्र और हथियार होते थे उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती थी, एक अंदाजा लगाइए। महाराणा प्रताप का भाला कितनी हाइट का था, उनका घोड़ा कितनी हाइट का था, महाराणा प्रताप की हाइट क्या रही होगी? समय बदला है ना, हम लोग तो जो कालांतर चल रहा है उस हिसाब से हम लोग के शरीर में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं। भाई हमने बायोलॉजी में पढ़ा भी है, हमने साफ तौर पे पढ़ा कि पहले हम लोग के कुछ होती थी वो गायब हो गई, चवर्णक दांत था वो गायब हो गया। आने वाले भविष्य में ये भी बताया गया कि ये हमारी जो उंगली है, अंगूठा है, ये भी गायब हो जाएगा। तो उस समय का क्या जियाउर रहमान बर्क उस समय वहां पर बैठे थे या ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ उस समय में 11 साल का व्यक्ति आक्रमण नहीं कर सकता था? आक्रमण करना ऐसा नहीं होता था कि कोई एक आदमी पूरी सेना का पर आक्रमण करता था, नेतृत्व करता था। नेतृत्व करता जो भी था वो कितने उम्र का है ये मायने नहीं रखता था। क्योंकि जब भी हम आक्रांताओं की बात करते हैं, इतिहास में जाते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो उस इतिहास में साफ तौर पर लिखा था कि पहले अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारतीय राजाओं के ऊपर नियम लगाए थे वो मुस्लिम आक्रांताओं पर लागू नहीं होते थे। एक जिम्मेदारी से एक बात और भी कह दूं कि निश्चित ही यहां लगातार कई मुस्लिम आक्रांताओं को यह भी कहा जाता कि वो बाहर से आए थे। नहीं, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो हमारी ही भारत के थे। क्योंकि एक समय अफगान कांधार था और कांधार अखंड भारत का हिस्सा था। तो जब अफगान से मोहम्मद गोरी गजनवी आए तो वो बाहर से कैसे आए? वो थे तो यहीं के, पाले पोसे यहीं के, पिपासु वो यहीं पर बने। उन्होंने हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का, सनातनियों का खून चूसा है। और इसके प्रमाण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से फिर एक बात कह रहा हूं कि अकबर महान है, पहले चैप्टर पे पढ़ाया जाता है, महाराणा प्रताप महान है, ये क्यों नहीं लिखा गया? क्यों हमारी विरासत, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया गया? इसके एक प्रमाण नहीं मिलते हैं संजय जी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बीजेपी अगर गलत कर रही है, मैं तो खुलकर कह रहा हूं, कई मायनों पर, कई मामलों पर मैं बीजेपी का धुर विरोधी हूं, लेकिन बीजेपी क्या कुछ कह रही है। मतलब बीजेपी अगर कह देगी कि चांद पर नहीं जाना तो अखिलेश यादव कहने लगेंगे चांद पे जरूर जाना सपाइयों। यही तो उनके पतन का कारण है। नहीं देखिए, औरंगजेब पे जिस प्रकार का बयानबाजी हुआ, जो छावा मूवी आई, उसके बाद देखा गया कि उनके ही वहां। अरे भाई साहब, मूवी की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि मूवी कोई भी आती है, कितनी भी इतिहास की पौराणिक मूवी हो, उस मूवी के पहले एक डिस्क्लेमर दिखाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। अब उसकी भी मांग अगर सदन में उठा दी जाए कि इसको अन्य भाषाओं में लिख दिया जाए, शायद कुछ लोगों को समझ में ना आ रहा। फिल्मों को देखकर उसको आत्मसात करने की गलती हम लोगों की। तो क्या लगता है आप फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, ये मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिल्में यथावत वास्तविक चरित्रार्थ वही चित्रण हो ऐसा संभव नहीं, इसलिए कहा जाता है कि सभी पात्र काल्पनिक हैं। क्योंकि अभी मैं इस पे भी एक बात आपको बताता हूं। सनातन की हमारी रानी थी, उनको नृत्य करते हुए दिखाया गया, घूमर डांस आया था। किस इतिहासकार ने बैठ के देखा था कि वो रानी नृत्य कर रही थी? आज की धार्मिक जो फिल्में होती हैं उसमें हमारे देवी देवताओं के वस्त्रों को वो शॉर्ट में दिखाया जाता है। मैं तो जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं, कौन देख के आया कि वो कैसे वस्त्र पहनते थे? भाई हमारे वहां इतिहास में तो प्रमाण है कि हमारे प्रभु श्री राम ने क्या पहना, पीत वस्त्र पहने। रामायण में लिखा, रामचरितमानस में लिखा है। भोलेनाथ के बारे में ले लीजिए, साफ तौर पे लिखा था। तो जब सबका प्रमाण हमारे वहां है तो टीवी सीरियलों में दिखा रहे हैं कि जो जिनको देवी देवताओं का प्रतीक बनाए हैं उनको कहीं शॉर्ट्स पहना ये तो हो गई नितेश जी धार्मिक बातें जी। हम फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। आपने भी कहा कि संभल
अयोध्या है 2027 की, बिल्कुल। कैसे? कितने दिन से चर्चाओं में संभल बना हुआ है? अभी अगर आप माने तो 2 साल। अच्छा, जब मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार कल की धाम का है वो, मीडिया के नजरिए से अगर हम देखें तो हम लोगों के लिए एक चीज होती है, व्हाट इज अ वायरल थिंग। उसके बाद हम मीडिया के नजरिए से कहते हैं अब 3 दिन पुराना हो गया, रहने दो। संभल क्यों पुराना नहीं हो रहा है? पुराना इसलिए नहीं हो रहा है कि कभी प्रधानमंत्री आके कल की धाम का उद्घाटन करते हैं, उसके शिलान्यास में आते हैं, अचानक मूर्ति निकलती है, मस्जिद विवाद होता है, उसके बाद फिर तो मूर्ति जब जामा मस्जिद पे बात होती है उसके बाद शंकर जी की मूर्ति निकल आती है। क्या मूर्ति रख दी गई थी क्या? वो तो माता प्रसाद पांडे जी ने आपके सामने कहा था। वही तो कह रहे हैं, क्या मूर्ति रख दी गई थी? तो नहीं, वो तो ये भी कह रहे थे कि पुलिस वालों के पास 2 गोलियां होती है, एक छुपा के रखते हैं, एक चला के रखते हैं। हम ही आप थे वहां पे जब माता प्रसाद पांडे जी से हम लोगों ने पूछा कि संभल में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सनातन का उदय हो रहा है, स्वर्णिम युग आ रहा है, तो माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कुछ नहीं हो रहा है, ये बीजेपी वाले ही जाके वहां पे मूर्तियां। माता प्रसाद पांडे जी ने तो ये भी कहा था कि समाजवादी पार्टी, जब इनका हम लोग अलीगढ़ में इनको कवर कर रहे थे खैर विधानसभा में, तो इन्होंने तो ये भी कहा था, बाद में उस बयान से पलट गए थे जब इन्होंने कहा था कि पिछड़ों और दलितों को सिर्फ ब्राह्मणों ने बढ़ाया है। माता प्रसाद पांडे जी बोलते हैं, उसके बाद कई बार अपने बयानों से पलट भी जाते हैं, अक्सर ऐसा हुआ। संभल की जैसे आपने बात की, तो संभल सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ गया एक पुलिस वाले के बयान से, और उस पुलिस वाले का नाम है सीओ अनुज चौधरी। अनुज चौधरी आज से चर्चाओं में नहीं है। अनुज चौधरी उस समय भी चर्चाओं में आए थे जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, तो अनुज चौधरी ने एक वाहन रोका था और उस वाहन में इत्तेफाक से समाजवादी पार्टी के एक समय के बहुत कद्दावर नाम, ताकतवर आदमी थे। कद्दावर का मतलब समझ लीजिए सब कुछ उसी में समाहित है। उनसे सीओ अनुज चौधरी की भिड़ंत हुई थी। उस समय से अनुज चौधरी आए थे चर्चाओं में। अनुज चौधरी पहलवान है, निश्चित ही, कोई ये छुपी बात नहीं। कल की अवतार की बात जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो अगर हम इतिहास पर लड़ सकते हैं, तो निश्चित ही हमारे वहां कुछ ऐसा भी है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो अगर शास्त्र सम्मत वो बात कह रहे हैं और प्रमाण भी मिलते जा रहे हैं। कमिश्नर मुरादाबाद आंजनेय सिंह का हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, हमने उनसे चर्चा की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के पहले कमिश्नर आंजनेय सिंह ने साफ कहा था कि यह कूपों का शहर माना जाता था। कूपों मतलब कुओं का शहर, ठीक है। कूप मतलब संचयन की विधि थी, मतलब जल को संचित किया जाता है। जल को संचित किया जाता है, इसका मतलब कि वो एक बढ़िया आबादी रही होगी। अलीगढ़ किस तरीके का था, आप भी थे हमारे साथ, भौगोलिक संरचना उसकी देखिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि जिस जमाने में इतनी आधुनिकता आ चुकी हो, उस समय में भी अलीगढ़ में तमाम पुराने ढर्रे चल रहे थे। बैलगाड़ियां हम लोगों ने चलती हुई वहां पर देखी थी। कई ऐसी सड़क देखी जो आजादी के बाद से आज तक बनी ही नहीं थी। तो ऐसा तो रहा नहीं कि कभी सरकारों का परिवर्तन नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज धर्म के विषय पर एक बड़ी बात कह दी। एक बार फिर से कल्याण सिंह की वो बात याद आ गई जिन्होंने राम मंदिर के लिए सत्ता ठुकरा दी, इस्तीफा दे दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया कि सत्ता का मोह नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के कई बयान इस वक्त आए। उन्होंने कहा आई वुड प्रिफर गोरखपुर, अपने मठ जाना पसंद करेंगे। फिर उन्होंने कहा सत्ता में रहने का। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सीधे आर पार की बात कर दी है कि उनके लिए धर्म पहले है। तो उनकी इन बातों से साफ तौर पे लगता है कि जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या को लेकर बयान दिया है, अब जब संभल में प्रमाण मिल रहे हैं, भाई अयोध्या में भी प्रमाण ही तो मिले थे जी। अब जब संभल में प्रमाण मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2027 के लिए वो अयोध्या जैसा होगा। और सीएम योगी के बयान लगातार वहां, क्योंकि वहां की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखिए लगातार उन तमाम इतिहासों को कहा यह भी जा रहा है नितेश जी की जिससे वो जो क्षेत्र है मुरादाबाद, वो बीजेपी के पाले में कभी रहा नहीं है, और बीजेपी वहां पे अब संभल के जरिए प्रयोग कर रही है कि जिससे जो वहां के हिंदू हैं, खासकर जो दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनकी बड़ी संख्या है और मुसलमानों की बड़ी आबादी है, तो वो वोटर या तो मायावती के पास जाते थे या तो फिर अखिलेश यादव के पास जाते थे। और वहां पे जयंत चौधरी के आने से कुछ असर तो हुआ वोटों पर,
लेकिन उस तरीके से प्रभाव भारतीय जनता पार्टी नहीं डाल पा रही थी। लेकिन अब जब संभल का मामला एकदम गरमाया हुआ है, वहां के मुद्दे गरमाए हुए हैं, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, नेजा मेले की बात हो रही है, तो इससे आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा फायदा होने वाला है 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को। देखिए, हिंदुत्व के मुद्दे पर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जो तमगा मिलना था वो तमगा उनको साफ तौर पर मिल चुका है संजय जी। और निश्चित ही एक बड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा बनकर सीएम योगी आदित्यनाथ उस समय ही उभर आए थे जिस समय में उनको उत्तर प्रदेश की कमान मिली थी। अब वो दिन प्रतिदिन ये समझ लीजिए कि अपने आप को तपा रहे हैं, कद बढ़ता जा रहा है, कद बढ़ता ही जा रहा है। भाई देखिए, चाहे चुनाव प्रचार को लेकर देख लीजिए, फायर ब्रांड नेताओं में सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम लिखे बिना वो चुनाव पूरा नहीं हो सकता। परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र की आपने बात की, पश्चिम क्षेत्र में निश्चित ही बीजेपी का ग्राफ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले चुनावों में अगर देखा जाए तो अलीगढ़ से ये बात करें तो खैर विधानसभा से एक युवा चेहरा था, सुरेंद्र सिंह दिलेर, बड़ी जीत लेकर आया। जबकि अगर वहां पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। अगर बात करें माइनॉरिटी की, पिछड़ों की, दलितों की, तो इन लोगों का झुकाव, जैसा कि राजनीतिक दलों का दावा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ था, अगर ऐसा पूरी तरीके से रहा होता तो सुरेंद्र सिंह दिलेर ना जीत पाते। लेकिन फायदा किसे मिला? सुरेंद्र सिंह दिलेर को। दूसरा, मुरादाबाद की आपने बात की, मुरादाबाद का एक प्रत्यक्ष उदाहरण कुंदर की, मुस्लिमों का बड़ा गढ़, हाजी रिजवान जैसा चेहरा जो लगातार जीतता आ रहा हो, लोगों के बीच में सक्रिय हो, उसी के क्षेत्र के लोगों से परिणाम आने से पहले हम लोगों ने वहां के ही मुस्लिमों से चर्चा की थी। आज भी वीडियो हमारे फिल्मेटिक्स के उस रील्स में पड़ा हुआ है कि लड़कों ने फोन निकाल कर कहा, फोन पर बात करके, कि इस बार किसको जिताना है, तो वहां से आवाज आई, वो सब मुस्लिम युवक थे, मुस्लिम लड़के वो थे। सब मुस्लिम थे। अब तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में परिवर्तन आया है, लोग विकास प्रेफर कर रहे हैं। मुरादाबाद आज की तारीख में, मैं पहले भी मुरादाबाद कई बार जा चुका हूं, पीतल की नगरी माना जाता है मुरादाबाद को। पीतल की नगरी मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में एक बड़ी नगरी। व्यवसाय किसी जनपद का कैसे समृद्ध होता है संजय जी? जब वहां के उत्पादों को जाने के लिए सुगम रास्ते हो। मुरादाबाद में एक समय में ऐसे दृश्य नहीं थे। मुरादाबाद एक समय में बहुत पुराना, बहुत पिछड़ा जनपद लगता था। आज आप मुरादाबाद जाइए, आज की तारीख में कमिश्नर वहां अंजनेय सिंह हैं, नगर विकास आयुक्त हैं दिव्यांशु पटेल। आज आपको मुरादाबाद की हर एक सड़क पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ साथ जिन लोगों ने भारतवर्ष की मजबूत आधारशिला में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, उनकी तस्वीरें उकेरी हैं, उनके इतिहास को बताया जा रहा है। एक इतिहास बताने का ये भी तरीका है, एक इतिहास बताने का ये भी तरीका कि इतिहास लिखो। सही बात। तो कहीं कुछ ना कुछ तो दबा था संजय जी। हाँ, एक प्रभावित होकर लोग किसी के बारे में लिखते हैं, अब निकल रहा है। जैसे तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को लेकर लिखा, तो प्रभावित थे, उनको ईश्वर मानते थे। भाई रामायण, रामचरितमानस के ऊपर भी देखिए कई विभेद हैं। हाँ, कई भी साधु संतों के उसमें से हम लोग मुद्दे से ना भटके। बात यही है दरअसल कि संभल में जब से ये मामला गरमाया हुआ है जामा मस्जिद को लेकर, उसके बाद कई तरीके के और भी मंदिर हिंदुओं के निकले, उसके बाद उस पर भी बात होने लगी। उसके बाद नेजा मेले पर रोक लगी, बहराइच में गए, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उसके बाद उनके सहयोगी दल के जो नेता है ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया। इसका मतलब कुल मिलाकर मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा एक मिनट। एक चीज बिल्कुल दिमाग में स्ट्राइक कर गई जी, और संभवतः आपने भी इस पर कुछ शोध किए हैं, कुछ चीजें हम लोगों की चर्चा हुई थी जी। मैं चाहता हूं हमारे दर्शक उन बातों को भी समझ लें। इतिहासकारों में किसी भी बात को लेकर हमेशा दो मत रहे हैं, जैसा कि अभी जिस सालार मसूद गाजी को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, जहां एक तरफ उन्हें तमाम लोग आक्रांता मानते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इन्हें संत माना गया है। तो विभेद यहां भी दिख रहा है। अब हालांकि ये जांच का विषय है, इस पर अभी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो इतिहास पर रूढ़वादी तरीका अपनाना उचित नहीं होता है, बल्कि वर्तमान में जिए। हाँ, निश्चित ही। अखिलेश यादव क्यों अपने ही सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर रोक लगा दिए कि इतिहास के पन्नों को न पलटिए, इससे बीजेपी को ही फायदा हो रहा है? तो मैंने पहले ही आपसे कहा, मैंने आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि सियासी पिच बीजेपी की है,
सियासी पिच अखिलेश यादव की है, खेल उस पर भाजपा रही है, और हर जबरदस्ती और समाजवादी पार्टी को भी घसीट और रही है। हर गेंद पे छक्का अगर कोई मार रहा है तो योगी आदित्यनाथ और जबरदस्ती अखिलेश यादव को भी पिच पे बुला के खेल अपने रहे हैं। अपने आप आ जाते हैं, वो वो लोग नहीं अपने आप। नहीं आएंगे, उनके कोई नेता आ जाएंगे। और जैसे बीजेपी के साथ है, बीजेपी जहां एक तरफ कानून व्यवस्था की बात करती है, वहीं उनके नेता कमिश्नर को गाली देते हुए नजर आते हैं, माँ का दूध जैसे शब्दों का संबोधन कर। तो कुछ ऐसे नेता होते हैं जो मसौदा तैयार कर देते हैं, राजनीति की जो प्लेट होती है ना संजय जी, उसको वो लोग व्यंजन की पूरी थाली बना देते हैं कि अरे अभी कोई बयान वीर आएगा, इसको खत्म कर जाएगा। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान जो होते हैं बहुत ठोस होते हैं, और देखिए तुरंत कितना मीडिया हाइप मिलता है अपने आप। मैं कह रहा हूँ टीवी चैनल ना चलाएं, कितना लोग उनके वीडियो के जो पॉइंट्स होते हैं वो कितना लोग अपलोड करने लगते हैं, तुरंत दिल को छूकर बात करते हैं। एक बड़ी फैन फॉलोइंग अगर कहा जाए, Yes, बड़ा exactly, जनाधार है exactly. उत्तर प्रदेश में, खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो कुल मिला के हम लोग बात कर रहे थे संभल को। संभल अब इतना बड़ा हो गया, कोई छोटा संभल नहीं रहा, या किसी मुरादाबाद शहर का एक हिस्सा नहीं रहा। वो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि 27 चुनाव में संभल एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है चुनाव में, और संभल जिसको चाहेगा उसको चुनाव जिता देगा। जैसा कि अयोध्या एक समय था कि केंद्र बिंदु बना हुआ था, और हमारे सहयोगी ने, जैसा नीतीश मिश्रा जी ने बताया, कि संभल अयोध्या ही मानो 2027 का। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी एक जबरदस्त, कहा जाए तो पिच तैयार कर दी है। उस पर अखिलेश यादव को निमंत्रण भी भेज दिया है कि आप भी अपने आइए खिलाड़ियों के साथ और इस पर जमकर खेलते हैं। लेकिन हर स्ट्रोक, हर गेंदबाजी की धुनाई योगी आदित्यनाथ काफी तेजी से कर रहे हैं, और माना जा रहा है कि अगर संभल मुद्दा 27 तक ऐसे ही गरमाया रहा तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा फायदा और एक बड़ी मार्जिन से जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि तमाम लोग इस समय योगी आदित्यनाथ के हाँ में हाँ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी सत्य सनातन धर्म का जो आधारशिला था, जो बेस था, अगर वो आज मिल रहा है, जो इतिहास था, तो उसका पुनरुत्थान होना चाहिए। अब इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बहुत बेबाकी से और बहुत बारीकी से चीजों को समझाया है। आप लोग बताइए कि क्या संभल से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, या फिर समाजवादी पार्टी को संभल पर खुलकर अपने विचार रखने चाहिए। और जिस प्रकार से जियाउर रहमान बर्क को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी बात कही है, इतिहास के पन्नों को मत पलटिए, क्योंकि बीजेपी यही चाहती है कि हम उसी में उलझे रहें, हम विकास पे बात ना कर पाए, महंगाई पे बात ना कर पाए, भ्रष्टाचार पे ना बात कर पाए। वैसे आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।